वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 2 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले ये जानकारी है प्रारंभ 2 के बारे में। ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई से। 12, 13 और 14 जुलाई को ये फ्रीली एक्सेसिबल होगा, जिसके ज़रिए कोर्स में लेक्चर्स कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं आप जज कर सकते हैं। 1200 से अधिक घंटों के लेक्चर्स होंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, सीसैट की क्लासेस होंगी, एनसीईआरटी की वीडियोस और टेस्ट सीरीज दोनों ही होंगी। 2022 के लिए आप कंपोजिट प्रिपरेशन कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोग्राम। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट आर्टिकल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के बारे में है। हाल ही में इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। इंडिया को 10वीं रैंक दी गई है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में, जिसे रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITU के द्वारा। ये जो इंडिया ने रैंक अवेल की है, इसमें इंडिया ने 37 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट किया है, 37 स्थान की छलांग लगाई है। क्या है ये इंडेक्स ये मेजर करने की कोशिश करता है कि कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा कमिटेड है साइबर सिक्योरिटी को लेकर ग्लोबल लेवल पे। कंट्रीज को 5 पिलर्स के बेसिस पर इवेल्युएट किया जाता है। जैसे किसी भी देश में क्या लीगल मेजर्स ऑप्ट किए जाते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कोऑपरेशन। इन 5 आधारों पर निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश कितना बढ़िया कर रहा है। कंट्रीज से 82 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 इंडिकेटर्स को कवर करने के लिए, और फिर ये इवैल्यूएशन किया जाता है। इस रैंकिंग में यूएसए रहा टॉप पर, जिसके बाद सेकंड रैंक पर यूके और सऊदी अरेबिया एक साथ रहे। इंडिया ने टॉप 10 में जगह बनाते हुए 10वां स्थान हासिल किया। अगर आप देखें तो 2018 में और 19 में इंडिया का स्थान 47वां था। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखी गई है। एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया ने 4था स्पॉट सिक्योर किया है। तो इंडेक्स वगैरह में वैसे भी इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी कम रहती है। सो दिस इज़ एन इंडेक्स जहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है। ITU की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1865 में इसे फाउंड किया गया था ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो कनेक्टिविटी है उसे फैसिलिटेट किया जा सके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर्ड है। ये ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम का अलोकेशन भी करते हैं, सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स भी डिवाइड करते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं जिनके माध्यम से ये इंश्योर किया जाए कि नेटवर्क और टेक्नोलॉजीज सभी लोगों के लिए इक्वली एक्सेसिबल हो पूरी दुनिया में। इंडिया इसका एक मेंबर इलेक्ट हुआ है 4 सालों के लिए, 2019 से 22 के टर्म के लिए। इंडिया 1952 से ही इस बॉडी का मेंबर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट प्रोग्राम के बारे में है, यानी कि फायर प्रोग्राम। ये अपनी तरीके का पहला रिसर्च इनिशिएटिव है भारत में, जिसे लॉन्च किया गया है सर्ब के द्वारा। सर्ब का फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। आसान भाषा में समझते हैं क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक प्रकार का फंड है। किस लिए फंड है? ताकि हम इंडस्ट्रियल रिसर्च कर सकें। एज वी नो कि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेकार है, काफ़ी ख़राब है। कई सारी एंटिटीज़ हैं, कई सारे रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च करते तो हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड रिसर्च नहीं होते। उन रिसर्चेस में कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं तैयार होता जो एक इम्पैक्ट डाले इंडिया पे, दुनिया पे। अब हम इस फायर प्रोग्राम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे और उनको फंडिंग देंगे जो कुछ इनोवेटिव लेकर आएंगे, जिनके पास किसी इनोवेटिव इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोडक्ट का प्रोग्राम होगा, प्रोजेक्ट होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे ताकि इंडिया भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा कर सके। तो आसान भाषा में तो आपने समझ ही लिया कि ये क्या है। अब जो लिखा है उसे भी देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और इंटेल इंडिया, इन दोनों का कोलैबोरेशन है इस इनिशिएटिव में। इसका उद्देश्य इंडिया में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को या टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन को प्रमोट करना है ताकि हम कुछ बहुत बढ़िया एकेडमिक रिसर्च अवेल कर सकें। फायर प्रोग्राम में हम हाईली इंपैक्टफुल रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे। ये या तो साल में 1 बार या साल में 2 बार सेलेक्ट किए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो अच्छा पोटेंशियल रखते हों,
नेशनल और ग्लोबल लेवल पर प्रभाव डालने लायक। ये प्रोजेक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सर्किट्स एंड आर्किटेक्चर, IoT, सिक्योरिटी, इनसे जुड़े हुए हो सकते हैं। मोरओवर, इनको फंडिंग दी जाएगी, मेंटरिंग भी की जाएगी और इनको इंडस्ट्री से कनेक्ट भी किया जाएगा। सर्व की बात करें तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2009 में स्टैब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के तहत। ये बेसिक रिसर्च को प्रमोट करते हैं साइंस और इंजीनियरिंग में, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं साइंटिस्ट को, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज को, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को ये एड्रेस करने की कोशिश करते हैं जो भी रिसर्च से एसोसिएटेड हैं। इसे चेयर किया जाता है सेक्रेटरी जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उनके द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक में। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल और एमिनेंट साइंटिस्ट इसके मेंबर होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कलबेलिया डांस के बारे में है। हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से एक ऐप काफी प्रचलन में आया है जिसका नाम है चंदाविया। ये कलबेलिया डांस से एसोसिएटेड है। खैर, ये ऐप तो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है कलबेलिया डांस। राजस्थान के जो कलबेलिया ट्राइब है वो लोग इसे परफॉर्म करते हैं, काफी फेमस है वहां पे। जो कलबेलिया डांस है ये कलबेलिया कम्युनिटी के ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को दिखाता है। यूनेस्को ने अपनी लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इसे 2010 में शामिल भी कर लिया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कलबेलिया डांस में स्वर्लिंग होती है। जो भी महिलाएं कलबेलिया डांस परफॉर्म करती हैं वो इस तरीके से घूमती हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। इससे जो उनका मूवमेंट होता है वो काफी ग्रेसफुल हो जाता है और ये डांस काफी अट्रैक्ट करता है, काफी खूबसूरत लगता है। जनरली इसे जो जॉयस सेलिब्रेशंस होते हैं, खुशी के मौके होते हैं, वहां पर परफॉर्म किया जाता है और कलबेलिया कल्चर का ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। एक और यूनिक एस्पेक्ट है कलबेलिया डांस का, वो ये है कि इसे केवल महिलाएं परफॉर्म करती हैं। एज यू कैन सी कि डांस जो यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है इसमें केवल महिलाएं ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेल नहीं होते हैं, मेन भी होते हैं। उनका काम होता है इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना और म्यूजिक प्रोवाइड करना इस डांस के लिए। इंस्ट्रूमेंट इसमें और ड्रेस की बात करें तो ब्लैक स्कर्ट इस्तेमाल की जाती है डांस के लिए, जो स्वर्ल में भी हेल्प करती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये मूवमेंट को इस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं जैसे कि सांप के मूवमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है। और जो मेल मेंबर होता है वो खंजरी, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर पुंगी, उसे बजाता है। पुंगी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसे सांप को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखिए, ये जो डांस फॉर्म है, चूंकि ये जो कम्युनिटी है, यहां पर आप देख लेंगे तो समझ में आएगा। जो कलबेलिया ट्राइब है ये बहुत पहले प्रोफेशनल स्नीक हैंडलर्स हुआ करते थे जो सांप को पकड़ते थे। यद्यपि अब वो अपने इस प्रोफेशन को अपने म्यूजिक और डांस में पोर्ट्रे करते हैं। ये नोमैडिक लाइफ जीते हैं, खाना बदोश, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं और इंडिया में शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। जो लार्जेस्ट नंबर है कलबेलियास की पॉपुलेशन का वो आपको पाली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, देन अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। अच्छा देखिए, न्यूज़ में कोई डांस आ जाता है, कोई फेस्टिवल आ जाता है और हम उसे डिस्कस करने लग जाते हैं, तो क्या यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती भी है कि हम ऐसे ही डिस्कस करने लग जाते हैं? तो बिल्कुल इस दुविधा में मत रहिएगा, यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है। वैसे तो आप लोग मेरी बात यूं भी मान ही लेंगे, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं ताकि आपको इस बात का भरोसा भी हो जाए। 2018 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था। चपचारकुट फेस्टिवल मिजोरम, खोंजोम पर्व बैलेट मणिपुर, थांगता डांस सिक्किम। नाउ यू गॉट टू नो कि डांस भी पूछा जाता है और फेस्टिवल भी पूछा जाता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, पेयर जो भी बताया गया है। सही जवाब अगर आप चूज कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मैं बता देता हूं कि इसका जो सही जवाब है दैट इज बी, 1 और 2 ओनली। अब देखिए, थांगता डांस कहाँ का है ये मैं आपको नहीं बताता हूं, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये गलत है, ये सिक्किम का नहीं है। सिक्किम का नहीं है तो कहाँ का है आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थांगटा कहाँ का है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एम आई लीप प्रोग्राम के बारे में है। एम आई लीप ये फर्स्ट फिनटेक कोहॉर्ट है जो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा कंक्लूड किया गया। कोहॉर्ट का मतलब होता है जहां पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कुछ इनोवेटिव तरीकों पर बातचीत होती है। फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोहॉर्ट, ठीक है। तो मतलब आपने समझा। अब यहाँ पे जो वर्ड है एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन, आपने इस शब्द को पहले भी कई बार सुना होगा। आई लीप का यहाँ पर मतलब है, आई का मतलब है इनोवेटिव, लीप का मतलब है लीडरशिप फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है फुर्ती। तो एम आई लीप का मतलब क्या है वो तो आपने समझ लिया। ये प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन के तहत लॉन्च किया गया। इसमें करेंगे क्या कि अटल इनोवेशन मिशन
जिन स्टार्टअप्स को बैकिंग दे रहा है उनको हम इंडस्ट्री, मार्केट और इन्वेस्टर्स की एक्सेस दिलवाएंगे। जो फिनटेक कोहॉर्ट था इसे एम ने ऑर्गेनाइज किया, जहां पर उनकी पार्टनरशिप थी स्टार्टअप रेसेयू और वीसा के साथ। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टेक स्टार्टअप्स हैं हम उनको इनवाइट करें ताकि वो अपनी कॉर्पोरेट लीडरशिप के सॉल्यूशंस को हमारे सामने रखें, अपनी इनोवेटिव टीम दिखा सकें। इससे उन्हें फ़ायदा ये होगा कि जो भी इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कोहॉर्ट में प्रेजेंट हैं वो कंसीडर कर सकते हैं कि हम इस एम सपोर्टेड स्टार्टअप में कुछ फंडिंग वगैरह दे दें। अटल इनोवेशन मिशन को 2016 में नीति आयोग की तरह लॉन्च किया गया था ताकि इंडिया में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, स्कूल कॉलेजेस में इनोवेशन को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गिंडी नेशनल पार्क के बारे में है। जो गिंडी नेशनल पार्क है ये अभी हाल ही में न्यूज़ में आया कि ये बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है तमिलनाडु के, चेन्नई के लोगों के लिए। तो इससे ये क्लियर हो गया कि तमिलनाडु में है। ये 8वां सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया का और कुछ एक नेशनल पार्क्स में से है जो चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन एरिया में लोकेटेड है। अब देखिए, इको सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करने का क्या मतलब होता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें कई तरीके की सर्विसेज देता है। लाइक हमारे लिए हवा को साफ करता है। अगर आप एक एयर प्योरीफायर ले लें तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये हमारे लिए पानी को क्लीन करता है, उसे एक मिनरल वाटर में कन्वर्ट कर देता है थ्रू इट्स वेरियस लेयर्स जो एक्वाफर में जाके इकट्ठा होता है। अगर आप पानी को खुद मिनरल वाटर बनाएं या उसे प्योरीफाई करें तो आपका कितना खर्चा आ जाएगा ना। तो मॉनेटरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वो सर्विसेज जो हमें हमारा इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाता है। और भी कई सारी सर्विसेज हैं जैसे कि न्यूट्रिशन की जो साइकिल्स हैं उनको कंप्लीट करना, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो नंबर ऑफ सर्विसेज हमें हमारा इकोसिस्टम देता है। इसी एस्पेक्ट में ये आर्टिकल न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, गिंडी नेशनल पार्क एक समय में गेम रिजर्व हुआ करता था। गेम रिजर्व एक ऐसा एरिया होता था जहां पर नोटिफाई कर दिया जाता था कि यहाँ पर जानवरों की हंटिंग की जाएगी गेम पर्पज से। तो हम 16वीं 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। 1977 में इसे तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया गया और 1978 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। इसी के पास में है गिंडी स्नेक पार्क, जिसे स्टैच्यूरी रिकॉग्निशन दे दिया गया है सेंट्रल जू अथॉरिटी की तरह 1995 में। फ्लोरा फोना की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर, जयकाल, स्नेक की वैरायटीज़ और सबसे ज़्यादा बर्ड्स की 60 से ज़्यादा बटरफ्लाइज की वैरायटीज़ मिलेंगी। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब हमने समझ ही लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत नेट के बारे में है। कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च की है, तैयार की है भारत नेट के बारे में। भारत नेट के बारे में समझेंगे। देखिए, भारत नेट ये जो रिवाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे होगा 16 राज्यों में। भारत नेट एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से जो गांव हैं हम वहां पर फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी देने का मतलब ये है कि वो लोग हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकें। जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर टेलीकॉम कंपनी जाती नहीं है क्योंकि उन्हें वहां पे अच्छा मार्केट नहीं दिखता, फायदा नहीं होता, तो इसलिए वो लोग हाई स्पीड नेट अवेल नहीं कर पाते। सरकार ने जिम्मेदारी ली है भारत नेट के तहत, जिसमें प्लान ये बना था कि हम 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की स्पीड वाला ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम गांव-गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएं, जिसके लिए काम चल रहा था। फर्दर हम 2 Mbps से 20 Mbps तक की सभी हाउस होल्ड की जो गाँव में है, रूरल एरियाज में, उनको ऑन डिमांड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे, सस्ता दे देंगे, तो ताकि वो भी अच्छा इंटरनेट अवेल कर सकें और उसे इस्तेमाल कर सकें। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है BBNL के द्वारा, यानी कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा। उन्होंने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई हुई है जो ये पूरा काम देख रही है। फंड इसे किया जा रहा है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा। जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा देना होता है इस फंड के लिए। चूंकि वो कई सारे हिस्सों में नहीं जाते, जो रिमोट एरियाज हैं, तो वो लोग इक्वली एक्सेस नहीं कर पाते इंटरनेट को। तो इस कमी को पूरा किया जा सके इसलिए उनके प्रॉफिट से एक हिस्सा सरकार ले लेती है और USOF फंड में डाल देती है, और फिर वही काम किया जाता है जो वो नहीं कर पाते, मतलब रिमोट एरियाज में इंटरनेट को पहुंचाना। अब ये काम सरकार भारत नेट इनिशिएटिव के तहत कर रही है। इंपॉर्टेंस यही है कि हाई स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रा पहुंच जाएगा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे। यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जो सिटी वाले एरियाज होते हैं वहां तो इंटरनेट मिल जाता है, गांव में नहीं मिलता, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है ना। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे गाँव में भी इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रूरल कनेक्टिविटी स्कीम है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं जैसे कि BSNL, रेलटेल, PGCIL, ये सभी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए। भारत नेट जो है इसे अब सभी इनहेबिटेड विलेजेस के लिए लागू कर दिया गया है। जैसे इनिशियल जो टारगेट था हमारा दैट वाज 2.5 लाख ग्राम पंचायत, अब हमने रिवाइज कर दिया है टारगेट को। अब हम हर जगह इसे पहुंचाएंगे। ग्राम पंचायतों का जो हमारा टारगेट था उसके बियॉन्ड भी इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से तैयार किया जाएगा। 29,430 करोड़ का बजट है। फर्दर सरकार ने 19,000 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी वादा किया है।
देखिए कई बार ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप किसी प्राइवेट एंटिटी को इन्वाइट तो कर देते हो, लेकिन उसमें उनको फायदा नहीं होगा, उनको नुकसान ना सहना पड़े, इसलिए सरकार एक फंड दे देती है कि अगर ये फंड आपके लिए इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो इस प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको थोड़ा सा और फंड दे देते हैं जो वाइबिलिटी गैप को पूरा करेगा, जो आपको नुकसान नहीं होने देगा। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग का क्या मतलब होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंद्रजाल के बारे में है। कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि जम्मू का जो एयरफोर्स बेस है वहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया। अंदाज़ा ये लगाया गया है कि ये अटैक लश्कर-ए-तैयबा ने करवाया था। मतलब ड्रोन्स अटैक खतरनाक हो सकते हैं। हैदराबाद की बेस्ड एक R&D फर्म ने, जिसका नाम जनरी रोबोटिक्स है, उन्होंने एक पहला इंडिया का इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम तैयार किया है जिसका नाम है इंद्रजाल। ये 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है जहां पर भी इंस्टॉल किया गया है। किसी भी प्रकार के ड्रोन को या फिर कोई भी ऐसा जो म्यूनिशन वाला, गोला बारूद वाला हथियार है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो रडार की कैच में ना आए, वो उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक लेवल पे ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है, दूसरे लेवल पे इंटरसेप्ट करता है, और तीसरा एक ऐसा लेयर होता है जहां पर ये ऑब्जेक्ट को आने ही नहीं देते, मतलब हवा में ही मार गिराते हैं। अच्छी बात है, इसका इस्तेमाल ना केवल हम किसी इक्विपमेंट को या किसी इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, फर्दर हम इसे बॉर्डर पे भी लगा सकते हैं। एंटी यूएवी सिस्टम जो है ये डिफेंस बेसिस को तो प्रोटेक्ट करेगा, प्लस लीनियर इंफ्रा जैसे कि हमारे बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर सकता है। इसमें रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस होती है, ये देखता रहता है कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इंटेलिजेंस मैच्ड नेटवर्क है इसके पास, जिसकी मदद से आसानी से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कैच कर सकता है। हनी कॉम्ब सेल स्ट्रक्चर है इसका। ऐसे स्ट्रक्चर को हनी कॉम्ब सेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसकी मदद से ये पूरे एरिया को सिक्योर रखता है। 9 से 10 टेक्नोलॉजीज का ये कॉम्बिनेशन है, 24/7 एक्टिवेट रहता है। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने रिलीज किया। ITU यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2009 में बनाई गई। कलबेलिया डांस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। इंद्रजाल इंडिया का पहला इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।